अप्रॉक्सीमेशन बताना था ना, ठीक है, ख़त्म करिए अप्रॉक्सीमेशन। लिखिए approximation of common catenary, हाँ हेडलाइन है approximation of common catenary। अप्रॉक्सीमेशन ऑफ कॉमन कैटनरी। देखिए अप्रॉक्सीमेशन का क्या मतलब होता है। हमने आपको कैटनरी के बारे में एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि कैसे आप समझेंगे कि फ़लानी चीज़ कैटनरी है या फ़लानी चीज़ आपकी पैराबोला है। कैटनरी के लिए हमने कहा था 2 पॉइंट ले लीजिए, आइदर इन सेम लेवल और इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, ठीक है। पॉइंट से एक रस्सी को टांग दीजिए, स्ट्रिंग को, अंडर ग्रेविटी, तो लोवेस्ट पॉइंट पर उसके यू शेप बन जाएगा, ठीक है, उसको कैटनरी कहते हैं। कैटनरी की क्या पहचान थी? 2 पॉइंट लीजिए, आइदर इन सेम लेवल और इन ऑपोजिट लेवल, उससे एक स्ट्रिंग को हैंग कर दीजिए, अंडर ग्रेविटी लोवेस्ट पॉइंट मिलता है, इसको हम लोग कैटनरी कहते हैं। जनरली आपसे वाइवा में ये पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन कैटनरी एंड पैराबोला। कैटनरी की पहचान है कि वो अंडर ग्रेविटी होती है, पैराबोला ज़रूरी नहीं है कि अंडर ग्रेविटी हो, ठीक है। दूसरी चीज़, पैराबोला आपका ऐसे भी होता है बट ये कैटनरी नहीं होगी, कैटनरी हमेशा इसी तरीके से होगी, ठीक है। फिर देखिए अब हम इसकी अप्रॉक्सीमेशन कंडीशन पढ़ रहे हैं। अप्रॉक्सीमेशन कंडीशन का मतलब होता है कि किन परिस्थितियों में ये पैराबोला बनेगा। और आप जानते होंगे एक्सपोनेंशियल कर्व, उसका डायग्राम ऐसे बनता है, नहीं जानते तो आज जान लीजिए, ये एक्सपोनेंशियल कर्व का डायग्राम है, ठीक है, e⁻x का डायग्राम है एक्सपोनेंशियल कर्व का। तो ये भी तो इसी तरीके से दिख रहा है। तो आज हम वो परिस्थिति पढ़ेंगे कि कब एक कॉमन कैटनरी पैराबोला बन जाती है और कभी वही कॉमन कैटनरी कब एक्सपोनेंशियल कर्व बन जाती है। इसको बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन। अप्रॉक्सीमेशन मतलब नियर बाई, लगभग, कि लगभग किन परिस्थितियों में वो पैराबोला बनेगी, किन परिस्थितियों में वो एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी, क्योंकि यही दोनों चीज़ इस शेप की होती है। बाकी आप पूरा कर्व ट्रेसिंग उठा के देख लीजिए बीएससी फर्स्ट ईयर, कोई भी अदर जो चीज़ इस तरीके की नहीं दिखती है। 2 चीज़ दिखती है, एक्सपोनेंशियल और दूसरा पैराबोला, ठीक है। तो हम लोग उन परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे कि कब ये पैराबोला बनेगी और कब ये आपका एक्सपोनेंशियल कर्व बनेगी। क्लियर है, समझ में आया इतना? लिखिए पहला पॉइंट, लिखिए इसमें पहला पॉइंट लिखिए, सिंस वी नो दैट Cartesian equation of catenary is, since we know that Cartesian equation of catenary is, क्या होता है कार्टेशियन इक्वेशन? y इज इक्वल टू कॉस हाइपरबोलिक x बाई सी। लिखिए, देखिए फ्राइडे सैटरडे फिर आपका ऑफ रहेगा दिवाली पे, ठीक है। संजोग ऐसा है कि फ्राइडे सैटरडे 2 दिन ऐसा पड़ रहा, या तो बारिश खूब हुई, मतलब फिक्स था फ्राइडे सैटरडे ही बारिश, या दशहरा फ्राइडे सैटरडे, दिवाली फ्राइडे सैटरडे, मतलब संजोग की बात है। तो उसका क्लास हम लोग मैनेज कर रहे हैं। मैनेज करने का मतलब ये है कि भाई केमिस्ट्री तो हो जाएगा, उसकी चिंता मत करिए, जिनको रखें वो बहुत कॉन्फिडेंट है, ठीक है। फिज़िक्स जो है हो जाएगा, बचा कौन? मैथ्स। तो आज सर जी हमसे कह रहे थे, अभिषेक सर, कि हम पढ़ा ले रहे हैं सेकेंड ईयर में। हम कहे कि नहीं, मेरा रहने दीजिए। कल भी अभिषेक सर की क्लास थी, कैंसिल कराई गई थी फिर, क्योंकि आप लोग इतनी देर नहीं बैठ पाते, उचित भी नहीं था बैठाना। तो ऐसे ही बीच में कभी भी क्लास चलेगा। जैसे कल शायद मेरे ख्याल से फिर से 9 से 10 है आप लोगों का, ठीक है, चेक कर लीजिएगा एक बार टाइम टेबल। तो जिस दिन नहीं होगा उस दिन 9 से 10 सर या हम पढ़ाएंगे, कोई भी एक, ठीक है। तो वो टाइम टेबल अपना चेक कर लीजिए, देख लीजिए। फ्राइडे सैटरडे 9 से 10
सर खाली नहीं रहेंगे, तो थर्ड ईयर में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो हम बता इसलिए रहे हैं कि 9 से 10 का माइंड सेट करके आइएगा आप लोग। ठीक है, दिवाली तक कभी भी बैठा के पढ़ाया जा सकता है। चलिए अब देखिए, दिस इम्प्लाइज, ब्लैक बोर्ड पे देखिए, बाद में करिएगा। सी कॉस हाइपरबोलिक x/2 का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, e पे पावर x/c प्लस e पे पावर माइनस x/c/2। क्यों भाई, पढ़ा है? दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू c/2, c/2। e टू द पावर x का एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। e टू द पावर x बाई c का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस x पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक, और दूसरे वाले का प्लस के साथ e टू द पावर माइनस एक्स का एक्सपेंशन होता है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, मतलब ऑल्टरनेटिव पे क्या आते हैं, प्लस और माइनस। तो यहाँ पर अगर लिखेंगे तो मिलेगा 1 माइनस एक्स बाई सी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब अपॉन सी क्यूब फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स पे पावर 4 अपॉन सी पे पावर 4 फैक्टोरियल 4 एंड सो। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत इतने में आपको हर्षिता? ठीक है, दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू c/2, प्लस माइनस वाले कैंसिल हो जाएंगे, मिलेगा आपको ये और ये ऐड हो करके 2 टाइम्स ऑफ 1, ये और ये ऐड हो करके आपको देगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 सी स्क्वायर, ये और ये ऐड हो करके देगा 2 टाइम्स ऑफ x पे पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 c पे पावर 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए, इतना नोट करिए फिर समझा रहे हैं। कल संजय सर का क्लास रहेगा, वेडनेसडे थर्सडे केमिस्ट्री में, फ्राइडे सैटरडे एस के बर्नवाल से पढ़ाएंगे। हो गया भाई? देखिए, अब 2 बातें लेकर के चलेंगे। 2 चीज़ होती है, ध्यान दीजिएगा। जब आप पैराबोला बनाते हैं तो पैराबोला ऐसे सिमटा हुआ बनता है ना, और जब आप एक्सपोनेंशियल कर्व बनाते हैं तो वो ऐसे फैला हुआ बनता है। ठीक, आपको पता होगा या याद होगा, इस डिस्टेंस को हम लोग x कहते थे, है ना।
तो दो बातें, या तो x बहुत लार्ज हो मतलब फैल रहा हो, या तो x बहुत छोटा हो मतलब कॉम्पैक्ट हो रहा हो। तो पहले केस में हम कहते हैं कि x बहुत छोटा है। यदि x बहुत छोटा होगा तो x में किसी चीज़ से भाग देंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। अगर x स्मॉल है तो x में अगर आप किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो वो और क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। और स्मॉल चीज़ का हायर ऑर्डर टर्म और स्मॉल होता है। जैसे 1/2 का मान होता है 0.5, 1/2 का स्क्वायर कर देंगे तो 0.25 और छोटा हो गया, है ना। तो हम इस केस में क्या मानेंगे, x बहुत छोटा है, x/c और छोटा है, तो हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे, हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है, लिखिए नीचे से, देखिए सिंस x इज स्मॉल, सिंस x is small, comma, so that x/c is also small, x/c also small, and therefore neglecting higher order terms, and therefore neglecting higher order terms comma we have देखिए हायर ऑर्डर टर्म्स को नेगलेक्ट करेंगे, यहाँ से नेगलेक्ट करना शुरू करेंगे, क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू c, 2 से 2 कैंसिल, मिलेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2c स्क्वायर। ठीक, दिस इम्प्लाइज दैट, मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, y इज इक्वल टू c प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2c। दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर अपॉन 2c इज इक्वल टू y माइनस c। ठीक है, दिस इम्प्लाइज दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2c y माइनस c। किसका इक्वेशन भरा है, पैराबोला का। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, एक पे एक पावर होती है, एक पे 2 पावर होती है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, किसका इक्वेशन है, पैराबोला। मतलब जब x सिमटा हुआ होता है तो कौन बनता है, पैराबोला। जब x स्मॉल होगा तो उस केस में पैराबोला, जब x लार्ज होगा तो उस केस में एक्सपोनेंशियल कर्व मिलेगा। ये कंडीशन है किसी भी कैटनरी के पैराबोला या एक्सपोनेंशियल कर्व बनने की। ठीक है, उतारिए। आज तो कॉलेज बंद होगा। हो गया भाई, नीचे से लिखिए, दिस इज द पैराबोला, दिस इज अ पैराबोला whose लेटस रेक्टम नाभिलंब, जिसको आप लोग कहते थे, कितना होता था नाभिलंब वहाँ पे, 4a,
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, तो 4a जो मिलता था वही नाभिलंब होता था। यहाँ नाभिलंब क्या होगा 2c, हुज लेटस रेक्टम इज 2c और देखिए एक फॉर्मूला पढ़ा था आपने, टी नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू सी, पढ़ा था। सी की वैल्यू निकालेंगे तो मिलेगा 2t नॉट अपॉन डब्ल्यू, है ना, ओ आर और 2t नॉट अपॉन डब्ल्यू, दोनों लिख लीजिएगा, पूछा जाता है ये। हो गया, क्लियर है ये। तो कभी भी एक कैटनरी पैराबोला कब बनेगी, जब उसका x बहुत स्मॉल होगा। x स्मॉल करते ही आपको किसका इक्वेशन मिल गया, पैराबोला का। ठीक है, केस 2 सेकंड पॉइंट लिखिए। अब की केस 2 में x को क्या लेंगे, लार्ज। ठीक है, लिखिए since we know that the Cartesian equation of catenary is ये दोनों लाइन उतारिए। हो गया भाई, देखिए x कैसा है, लार्ज। x बाई सी भी कैसा होगा, लार्ज। ठीक है, e टू द पावर x बाई सी भी कैसा होगा, लार्ज। लार्ज का मतलब होता है e टू द पावर x बाई सी टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, देन e टू द पावर माइनस एक्स बाई सी कहाँ टेंड करेगा, नहीं, e टू द पावर x बाई सी टेंड्स टू इनफाइनाइट। 1 अपॉन e टू द पावर x बाई सी टेंड्स टू 1 अपॉन इनफाइनाइट। ये ऊपर जाएगा तो e टू द पावर माइनस एक्स बाई सी टेंड्स टू 1 अपॉन इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। तो ये कहाँ टेंड करेगा, 0 पे। इस टर्म को रिमूव कर दीजिए क्योंकि ये कहाँ टेंड कर गया, 0 पे। ऐसे केस में आपको मिलेगा y इज इक्वल टू सी ई टू द पावर x बाई सी बाई 2। कैसा कर्व है, एक्सपोनेंशियल कर्व है। तो जब x बहुत लार्ज होता है उस केस में क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल कर्व। ठीक है, लिखिए इफ x इज वेरी लार्ज, इसके नीचे से बोल रहे हैं, इसके नीचे से बोल रहे हैं, इफ x इज वेरी लार्ज देन x बाई सी is also very large, that is e पे पावर x बाई सी टेंड्स टू इनफाइनाइट। हो गया। इन दिस केस e टू द पावर माइनस एक्स बाई सी टेंड्स टू 0। In this case e to the power minus x by c tends to 0। अगर ये 0 पे टेंड कर रहा है तो इसको क्या कर देंगे, रिमूव, है ना। नीचे से लिखिए देन द अबव इक्वेशन बिकम्स, then
द above इक्वेशन बिकम्स ये y इज इक्वल टू सी ई पे पावर x बाई सी अपॉन 2। नीचे से लिखिए which shows that catenary is an exponential curve, which shows that catenary is an exponential curve, which shows that catenary is an exponential curve। ठीक है, ये समझ में आया अप्रोक्सीमेशन। नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। चलिए अब इसको देखिए, टाइटली स्ट्रेच्ड वायर का पहले तो आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए ताकि आपके दिमाग में एक इमेजिनेशन बने। टेलीफोन का तार देखा है? जब पहले आप देखते थे तो ऐसे दो पोल बना करते थे, एक पोल ये, एक पोल ये, दोनों बहुत ज़्यादा दूरी पे होते थे। इसके बीच में तार को एकदम टाइट करके जो है लगा दिया जाता था। ठीक, कुछ दिन बाद देखते थे तो धीरे धीरे ये तार लटक जाता था, है ना। तार क्या होता था? लटक जाता, क्योंकि जो चीज़ जितनी टाइट करके बनती है जब उसकी लंबाई में वृद्धि होती है तो वो क्या होती है? लटकना शुरू करती है। ऐसे हो जाता था। कई बार देखते हुए सड़क पे घूमते हुए बिजली का तार नीचे आ गया, दो पोल में टेलीफोन का तार नीचे आ गया, डर रहता था एक्सीडेंट होने का, करंट लगने का, ये स्थिति होती थी। अब हम यही स्थिति पढ़ने चल रहे हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि दो पोल के बीच में अगर हम एकदम टाइट करके तार को बांध दें, कुछ दिन बाद वो ऐसे लटक जाता है, और तो और अंडर ग्रेविटी लटकता है, तो क्या फॉर्म करता है? कैटनरी। मतलब टाइटली स्ट्रेच्ड वायर कहीं ना कहीं कैटनरी का एक प्रारूप है। उस कैटनरी का, चूँकि ये दोनों बहुत ज़्यादा दूरी पर होते हैं, इसलिए इनके लिए x वेरी लार्ज होता है। x क्या होता है? वेरी लार्ज। ये बहुत ज़्यादा दूरी पर है। ठीक है। दूसरी चीज़, मान लीजिए एक पोल यहाँ पे है, एक पोल यहाँ पे है। ठीक, इनके बीच में तार बांधा हुआ है, लटक गया, ऐसे हो गया। खासियत क्या है? ये दूरी लगभग इसके बराबर दिखेगी, है ना। तो टाइटली स्ट्रेच्ड वायर में ये जो x होता है ये लगभग इस तार की लंबाई के बराबर होता है, क्योंकि इसमें होने वाली जो सैगिंग होती है, लटकन, बहुत छोटी होती है। ऐसा थोड़ी ना देखते हो कि आसमान में तार है, लटक के एकदम सड़क पे आ गया। आसमान में तार है तो आसमान का आसमान में ही रह जाता है, थोड़ा सा नीचे आ जाता है। चूँकि पोल बहुत दूरी पर है तो अब आप उस चीज़ को देख सकते हैं, फील कर सकते हैं कि ये वाली दूरी लगभग इस दूरी के बराबर होती है। तो टाइटली स्ट्रेच्ड वायर की दो खासियत, पहली खासियत कि पोल के बीच में एकदम टाइट बांधने से वो लटक जाता है। दूसरी खासियत, लटकी हुई लंबाई पहले वाली लंबाई के लगभग बराबर होती है। तीसरी चीज़, सैगिंग बहुत कम होती है। उसकी लंबाई के रिस्पेक्ट में जो सैगिंग होगी वो कैसी होगी? बहुत छोटी होगी। अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 2 मीटर है तो सैगिंग हमको लगभग 2 सेंटीमीटर दिख रही होगी। क्यों भाई, देख रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक की लंबाई अगर 2 मीटर है तो सैगिंग लगभग 2 सेंटीमीटर। 2 मीटर और 2 सेंटीमीटर में बहुत अंतर हो गया। 2 सेंटीमीटर 2 मीटर के आगे में लगभग नगण्य है। ठीक है, तो ये तीन चीज़
इस आर्टिकल में ध्यान रखिएगा। पहली चीज़, दो पोल के बीच में बहुत टाइट से बांधते हैं इसलिए लटक जाता है। लटकी हुई लंबाई पहले वाली लंबाई के लगभग बराबर होती है। सैगिंग लंबाई के रिस्पेक्ट में लगभग नगण्य होती है। सैगिंग लंबाई के रिस्पेक्ट में लगभग नगण्य होती है। ठीक है, तीन चीज़ तैयार रहेगी। पहली चीज़ क्या है, दो पोल कहाँ होते हैं, बहुत ज़्यादा दूरी पे, उनके बीच में तार को टाइटली बांधा जाता है जिस कारण से वो क्या होता है, लटक जाता है हीट पा करके। लटकी हुई लंबाई पहले वाली लंबाई के लगभग बराबर होती है। सैगिंग बहुत थोड़ी होती है, वो लंबाई के रिस्पेक्ट में लगभग नेग्लेजिबल होती है। ठीक है, लिखिए अब इसमें लिखिए, द टेलीग्राफ वायर is an example of tightly stretched wire. The telegraph wire is an example of tightly stretched wire. पहली हेडलाइन डालिए इसमें, हमने दो नाम इसमें लिया था। पोल के बीच में टाइटली बंधा है, हीट पा करके लंबाई में वृद्धि होकर के लटक गया। लंबाई में कितनी वृद्धि हुई, ये पहला आर्टिकल। दूसरा हमने कहा था सैगिंग बहुत थोड़ी होती है, लगभग नगण्य होती है। कितनी सैगिंग हुई, ये दूसरा आर्टिकल। तो इसमें हम लोग को दो चीज़ पढ़नी है, लंबाई में वृद्धि और सैगिंग। ठीक है, पहली हेडलाइन डालिए, सैग ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर AB। सैग ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर AB। सैग ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर AB। देखिए यहाँ पे अजम्पशन दिमाग में ये रखिएगा भाई आप लोग कि ये जहाँ जहाँ बंधा है बहुत दूरी पर है ना। ये दो पोल हैं, इनके बीच में एक वायर एकदम टाइटली बंधा है, हीट पा करके सैगिंग हुई। ये रही सैगिंग, सैगिंग हम एकदम थोड़ी बना रहे हैं इसीलिए ये रही सैगिंग। ठीक है, मान ले रहे हैं इसमें होने वाली सैगिंग जो बहुत छोटी है किसके बराबर है, के। ठीक, कैटनरी है तो ये y एक्सेस हो गया, ये x एक्सेस हो गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ये आपका वायर AB हो गया, ये आपका लोवेस्ट पॉइंट C। लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन हमेशा क्या होता है, T0। ठीक है, अब देखिए मान ले रहे हैं इसकी लंबाई L है। इसकी लंबाई कितनी है, L। अगर इसकी लंबाई L होगी तो जाहिर सी बात है इसकी लंबाई भी कितनी रही होगी, L। ठीक, L का आधा करेंगे तो और आधा करेंगे तो ठीक, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L, आधा किए L/2 और आधा किए L/4। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L/4। अगर यहाँ हम परपेंडिकुलर डालें तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई L, आधी लंबाई L/2 और आधी लंबाई L/4। ठीक है, पूरी कैटनरी का वेट W है, पूरी कैटनरी का वेट W है। इस पूरी कैटनरी का वेट W है तो आधे का वेट W/2 जो कि इसके मिड पॉइंट पे काम करेगा W/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत हो तो पूछ लीजिए। पूरी लंबाई L, चूँकि ये लगभग इसके बराबर होता है तो ये भी पूरी लंबाई L। L का आधा, उसका आधा
L का आधा L/2, उसका आधा दैट इज़ मिड पॉइंट L/4, ये मिड पॉइंट है। पूरी कैटनरी का वज़न W, तो आधी कैटनरी का वज़न W/2। अगर इतने का वज़न W/2 है तो आपको पता है वज़न हमेशा मिड पॉइंट पे काम करता है। ये रहा मिड पॉइंट, इस पे हमने वेट को लटका दिया W/2। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। इनको नाम दे दे रहे हैं सबको, इसको नाम दे दे रहे हैं P का, इसको नाम दे दे रहे हैं M का, इसको नाम दे दे रहे हैं K का। इधर देखो बाबू, उसको देखने से काम नहीं चलेगा, बहुत सुंदर नहीं है वो। हाँ फिर से बोलिए। हाँ ये और ये, हाँ ये कैपिटल के, ये स्मॉल के, ठीक है। लेंथ हमेशा स्मॉल से लिखते हैं, है ना। बगल वाला बहुत सुंदर नहीं है, क्या करेंगे उसको देख करके। चलिए अब देखिए, इस आधे पोर्शन में कितने वेट काम कर रहे हैं, 1 और 2। चूँकि ये इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लेने पर मूवमेंट क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन होती है G क्या होता है, 0। इन दोनों का मूवमेंट इसके अबाउट लीजिए, ये इसके अबाउट ऐसे घूमेगा, कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। इसका मूवमेंट कैसा आएगा, नेगेटिव। ये या तो ऐसे घूमे या फिर ऐसे घूमे, शॉर्टेस्ट रूट ये दिख रहा है, ऐसे घूमेगा, ये कैसा आएगा, पॉजिटिव। इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4, इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस K। ठीक, लिख दें अब, लिखवाइए, बोलिए। W/2 पॉजिटिव के साथ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ऐसे है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/4, दूसरा वाला माइनस। सबसे अच्छा ऐसे देखिए, परपेंडिकुलर का मतलब इस पे परपेंडिकुलर हो, इसके लिए माइनस T0, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये ऐसे है तो परपेंडिकुलर ऐसे K। मूवमेंट क्या हो गया, 0। किसके अबाउट लिए, A के अबाउट, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट WL/8 माइनस T0 इंटू K इज इक्वल टू 0। क्या निकालना था, सैग। सैग का मतलब K निकालना है। दिस इम्प्लाइज दैट K इज इक्वल टू WL/8 T0। ये रिजल्ट है, ये सब छोटे छोटे रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। लिखिए, देखिए, लेट अस कंसीडर अ कैटनरी, let us consider a catenary ACB. Let us consider a catenary ACB which is tightly stretched, from points capital A and capital B, from points capital A and capital B, such that the length of string is small l, and weight of catenary is capital W. Weight of catenary is capital W. लाइन चेंज करके, let small k
be the sag in the case of equilibrium. In the case of equilibrium, then the weight of portion, then the weight of portion AC is W/2. AC का क्या वेट हो जाएगा? W/2 and the movement of all the forces and the movement of all the forces in the portion AC, in the portion AC about the point capital A, about the point capital A is 0. क्यों? AC में जितने भी फोर्सेस लगेंगे उन सबका एक अबाउट मूवमेंट क्या हो गया? 0, क्योंकि AC इक्विलिब्रियम में आपको पता कैटनरी दो भाग में टूट जाती है, आधा इधर आधा इधर। हम केवल इसका डिस्कशन कर रहे हैं। नीचे से लिखिए दैट इज ये पूरा कर लीजिए, डायग्राम बना लीजिए। थर्सडे को एक मेरा क्लास है सुबह 6 से 7, ठीक है। थर्सडे को अब मेरा क्लास है, टाइम टेबल नीचे निकलिएगा तो नोट कर लीजिएगा। थर्सडे को सुबह 6 से 7 रहेगा, ठीक है। उस दिन किताब लेकर के आइएगा, किताब से इम्पोर्टेंट मार्क कराएंगे और उसी दिन हम शुरू कर देंगे आपका स्टेबल अनस्टेबल। हो गया भाई ये? नीचे से लिखिए विच इज़ द सैग ऑफ टाइटली स्ट्रेच्ड वायर। Which is the sag of tightly stretched wire? ठीक है, दूसरी हेडलाइन डाल के छोड़ दीजिए, उसमें समझाना थोड़ा ज़्यादा है। ये पहली हेडलाइन थी जिसमें हमने सैग निकाला, दूसरी हेडलाइन में हम लोग क्या निकालेंगे? इंक्रीज इन लेंथ। लिखिए दूसरी हेडलाइन, इंक्रीज इन लेंथ, इंक्रीज इन लेंथ due to sagging of tightly stretched wire. Increase in length due to sagging of tightly stretched wire. बस ये थर्सडे को है क्लास।